साथियों नमस्कार। यूपी टेट की जो सीरीज़ चल रही है इसमें इससे पहले वाली सीरीज़ में 15 क्वेश्चन हो गए थे। अब आज ये दूसरी सीरीज़ है और इसमें अब उसके आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिया अवस्था और चौथा है संवेदनात्मक गामक अवस्था। चलिए इस पे देखिए कौन सा सही होगा। इस पे सही आंसर होगा मूर्त संक्रिया अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, मूर्त संक्रिया अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, इस पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा है रुचि, तीसरा है अधिगम की इच्छा और चौथा है विषय वस्तु का स्वरूप। देखिए कौन सा सही होगा। चलिए इस पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विषय वस्तु का स्वरूप। जो विषय वस्तु का स्वरूप है ये अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। प्रेरणा, रुचि और अधिगम की इच्छा ये अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से हैं। अगर प्रेरणा नहीं होगी तो अधिगम की इच्छा नहीं होगी, रुचि नहीं है तब भी आपका अधिगम में वो नहीं हो पाएगा और अधिगम की इच्छा ये तो है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है प्राथमिक लक्ष्य, दूसरा है मूल प्रवृत्ति, तीसरा है सहायता परक व्यवहार और चौथा है आक्रामकता की आवश्यकता। देखिए इनमें कौन सा सामाजिक मूल्य नहीं है? सामाजिक मूल्य कौन सा है, सॉरी नहीं है, नहीं पूछा है, इसमें कौन सा है पूछा है। इसमें कौन सा सही जाएगा? इसमें आपका जाएगा सहायता परक व्यवहार। ये सामाजिक मूल्य है, सहायता परक व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता की आवश्यकता ये तो बिल्कुल नहीं है तीनों। इसमें सामाजिक मूल्य जो है सहायता परक व्यवहार जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, स्वतः शोध के और प्रकार्यात्मक स्थिरता के। चलिए इस पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका स्वतः शोध। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्वतः शोध। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण ये जो है किसके हैं? जो अन्वेषण आपकी करते हैं तो स्वतः शोध के द्वारा ही तो करते हैं। ये बच्चा जो स्वतः शोध से ही तो अन्वेषण की प्रक्रिया करता है। इस पर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, स्वतः शोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? रॉस, एबिंगहास, स्किनर, एम.एल. बिग्गी। इस पर सोचिए। अच्छा इसका कोई वो नहीं है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले और इसको जो है आयोग द्वारा ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था, तो इसका कोई श्योर वो नहीं है। छोड़ते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? चलिए थार्नडाइक का नियम भी इसमें हम पढ़ा चुके हैं पहले भी एक वीडियो में, इसको आप जानते ही होंगे। वैसे भी थार्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम हैं? जो 3 नियम हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं? इसमें है आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थार्नडाइक के ये 3 जो है प्राथमिक नियम हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन बच रहा है जो नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 ये नहीं है।
थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल कौन सा नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये आपका इसमें शामिल नहीं है थार्नडाइक के नियमों में। थार्नडाइक के 3 नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका देखिए व्यवहार, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा, इसमें सोचिए कौन सा सही है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ये अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार पे मेनली डिपेंड होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, ये व्यवहार पे इस पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। चलिए इस पे आप सोचिएगा, इस पे होगा आपका जो 23 का है पहला सही है, नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, नैमित्तिक अनुबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसे बताइए। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। चलिए इस पे बताइए कौन सा सही जाएगा। चलिए इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जो है थर्ड ऑप्शन सही है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। चलिए इस पे सोचिए। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, सीखना क्या है? सीखना एक जो कोहलर सिद्ध करना चाहता था उसके अनुसार जो है ये सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना जो है एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। सीखना क्या है? एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यही सिद्ध करना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इस पे सोचिए। वाक्यों के निर्माण से अगर किसी भी नई भाषा को सीखना है तो उसको कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? वाक्यों के निर्माण से होता नहीं, वाक्य तो इतनी जल्दी आता नहीं बनाना। शब्द हैं तो शब्द भी इतनी जल्दी नहीं होते हैं। शब्द से पहले क्या सीखते हैं आप? उसके जो अक्षर होते हैं, तो अक्षरों को पहले सीखते हैं। अक्षरों को सीखने के साथ फिर शब्दों के मध्य जो साहचर्य होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रारंभ किया जाता है कहाँ से? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामान्य और विशिष्ट छात्र, सेकंड है केवल सामान्य छात्र, थर्ड है केवल विशिष्ट छात्र, फोर्थ है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। चलिए इस पे बताइए कौन सा सही है। 27 नंबर कौन सा सही है? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल सामान्य छात्र, ये गलत है। केवल विशिष्ट छात्र, ये भी गलत है। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी गलत है। तो समावेशी कक्षा होती है उसमें हर प्रकार के छात्रों को शिक्षा की सुविधा होती है, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो।
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? फर्स्ट है पठन दोष, सेकंड है गणना दोष, थर्ड है निरस्ता संबंधी दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। इसमें किससे संबंधित पूछा है? गणित संबंधी। और गणित संबंधी अधिगम अक्षमता क्या होती है? गणित में गणना करना होता है, अंकों का जोड़ना घटाना, यही अंकों संबंधी जितने भी समस्याएं हैं। तो इसमें क्या होगा? गणना संबंधी। गणना संबंधी इसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें, गणना संबंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव और क्षमता निर्माण का अभाव, और चौथा है संवेदनशीलता। बताइए इस पे कौन सा सही है? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, इनमें से कौन सा आवश्यक है समावेशीकरण की सफलता के लिए? समावेशी कक्षा में जो है, अगर उसके समावेशी कक्षा में कौन सा आवश्यक तत्व है इसमें से? अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ये नहीं है। अलगाव तो बिल्कुल नहीं होगा समावेशी शिक्षा में। क्षमता निर्माण का अभाव, ये भी बिल्कुल गलत है। संवेदनशीलता, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये एकदम सही है। संवेदनशीलता होगा आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? देखिए, फर्स्ट है दैहिक, सेकंड है संज्ञानात्मक, थर्ड है व्यवहारात्मक और फोर्थ है संवेदी। बताइए इसमें कौन सा सही है? संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व कौन कौन से हैं? अरे इसमें कौन कौन से होते हैं? एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है और एक सामाजिक होता है। शारीरिक आपका हुआ दैहिक, मानसिक हुआ संज्ञानात्मक और सामाजिक हुआ व्यवहारात्मक। कौन सा इसमें नहीं है? इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका संवेदी, ये गलत है, ये नहीं है आपका। संवेग का तत्व संवेदी जो है ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। शारीरिक, चलिए तीनों हो जाएंगे, दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। चलिए ठीक है, 15 क्वेश्चन ये भी हो गए। धन्यवाद आपका, थैंक यू।